नमस्कार साथियों, परीक्षाओं का समय है। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं। इंजीनियरिंग परीक्षा 24 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है, जेई मेन, और उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि जेई मेन का अप्रैल सेशन होगा, फिर नीट यूजी होगा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लगातार सब कुछ होता रहेगा। और मैं आपको कह सकता हूं कि परीक्षा काल में जो हालात विद्यार्थियों के हैं, निश्चित बात है तनाव तो होता ही है, लेकिन ये तनाव सिर्फ आपको नहीं है, ये हमें भी होता है, शिक्षकों को भी होता है। आप कैसा कर पाएंगे, कैसा नहीं कर पाएंगे, पढ़ाते समय कहीं कोई चीज़ हमसे छूट तो नहीं गई थी। तो इस समय कुल मिला के हम सब, आप भी अपने नोट्स को देख रहे होते हैं, हम भी उन्हें देख रहे होते हैं। कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है जो महत्वपूर्ण हो और हमसे कोई भूल हो गई हो, तो जल्दी से तैयार करते हैं कि यार विद्यार्थी को बुलाया जाए, इन्हें फिर से बताया जाए। तो लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये सतत प्रक्रिया है। ठीक है, मैंने पिछले सेशन में भी आपको कहा था कि हमें इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और एक शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए छांट कर लेकर आऊं जिनसे आपको सबसे अधिक फायदा हो, सबसे अधिक लाभ हो, जिससे आपके अंकों में सर्वाधिक वृद्धि हो। आपका और मेरा लक्ष्य जेई मेन जो 24 जनवरी से होने वाला है, उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करना है। फिलहाल नीट यूजी भी हमारा लक्ष्य है, जेई एडवांस भी हमारा लक्ष्य है, और 12वीं बोर्ड भी हमारा लक्ष्य है। मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये जो बेहतरीन प्रश्न आपके समक्ष है, ये न जाने कितनी चीजें सिखाएगा आपको, न जाने कितनी चीजें सिखाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आपको कहता है कि बोर परमाणु है, और बोर परमाणु आपको समझना पड़ेगा। बोर परमाणु का तात्पर्य है विलगित परमाणु होना चाहिए और एकल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? हाइड्रोजन परमाणु एक बोर परमाणु है, He+ भी एक बोर परमाणु है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे जिस चीज की आवश्यकता है, जिसे आप बोर परमाणु कहते हैं, वो एकल इलेक्ट्रॉन निकाय है, और वो विलगित भी है, अकेला है। ठीक है, और बोर परमाणु में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूर्णन गति करेगा। प्रथम कक्ष में भी कर सकता है, उत्तेजित अवस्थाओं में भी कर सकता है। ठीक है, और जब आपका इलेक्ट्रॉन गति करता है, निश्चित कक्षों में कर रहा है भाई, स्थायी कक्षों में कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, और आवेश यदि गति करेगा तो धारा निश्चित तौर पर प्रवाहित होगी, और धारा यदि प्रवाहित होती है तो आप समझ सकते हैं उसके चुंबकीय प्रभाव अवश्य होंगे। तो ये जिसे कहते ना, न जाने कितनी पदों का संबंध है एक दूसरे से। तो ये एक घूर्णन करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसका चुंबकीय आघूर्ण है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन घूर्णन गति कर रहा है, इसलिए इसके पास कोणीय संवेग भी है। और आपके जिसे परीक्षक कहते हैं ना, वो आपकी जान लेने के मूड में है कि जब तक सब कुछ नहीं आता होगा। एक शब्द होता है मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जहां बहुत सारी चीजों का निचोड़ होता है। तो वो इस चीज के लिए तैयार है कि आपको सदिश आता है या नहीं आता है। देखिएगा, आपको राशियां, 4 विकल्प जब देखेंगे ना आप, तो वहां राशियां सदिश नजर आएंगी आपको। वहां आपको चुंबकीय आघूर्ण, वो सदिश राशि है ही सही, रोक थोड़ी सकते हैं। कोणीय संवेग, वो भी एक सदिश राशि है, और उन्हीं सदिशों के मध्य का संबंध है, और विकल्प भी बहुत नजदीक है। थोड़े बहुत परिवर्तन मैंने विकल्पों में किए ताकि प्रश्न में आपको अधिकतम दे सकूं। ठीक है, तो बोर परमाणु के कक्ष में गतिशील इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण एवं कोणीय संवेग का संबंध, और आपको यहाँ का ये जो म्यूएल वेक्टर है, ये चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाता है, किसके? घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के, गतिशील इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। ये निश्चित तौर पर एक सदिश राशि, आप समझते हैं। और यहां आपने कहा चुंबकीय आघूर्ण। अब ध्यान से समझिए, और इस दुनिया में नकारात्मकता बहुत है, तो आपको उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो हमारा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का जो परिणाम था वो खराब हो गया। झूठ बोल रहे हैं आप, सफेद झूठ बोल रहे हैं भाई। इस प्रश्न को करने के लिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे,
ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को करने से पहले आपको चुंबकीय आघूर्ण पढ़ना होगा और 12वीं कक्षा में चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या सदिश राशि है, यह प्रश्न 12वीं बोर्ड में पूछा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही पद्धति में मात्रक बताइए, यह प्रश्न 12वीं बोर्ड का लगातार प्रश्न है। तो आप धोखा दे रहे थे, सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे थे। अरे किसी को स्पेलिंग सिखाना बिना एबीसीडी के संभव है क्या? बात कीजिए ना मुझसे सीधे सीधे। बिना स्पेलिंग कोई, बिना एबीसीडी के कोई स्पेलिंग नहीं सिखाई जा सकती। एलिफेंट सिखा दूंगा मैं बिना ई के, बिना एल के, बिना पी के, बिना एच के, संभव नहीं है। इसलिए पूरी सकारात्मकता के साथ आप अपना, जिसे कहते हैं, विषय पर सुदृढ़ रहिए और 12वीं बोर्ड के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार तैयारी करते रहिए। हार मत मानिए, ये मानने का खेल है। ठानिए, और ठानेंगे तो जीत ही मिलेगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। और चारों के चारों विकल्प नजदीक है। इसमें और इसमें अंतर कितना सा है? सिर्फ 2 का, ठीक है। और यदि प्लस माइनस की आपने गलती कर दी तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए निश्चित तौर पर इस प्रश्न की श्रेणी कठिन प्रश्नों में आती है। और कठिन प्रश्न जितने भी होते हैं, परीक्षा जितनी कठिन होगी ना, उसके परिणाम उतने ही बेहतर होते हैं। ये तो परम सत्य है। तो चलिए हल करने की तैयारी करते हैं, चौक पकड़ते हैं। शिक्षक का काम ही क्या है यार, उसके हाथ में तो सदैव चौक होनी चाहिए। तो इसका उत्तर ढूंढते हैं। मैं आपको कहता हूं, ये नाभिक है, ये नाभिक पर आवेश धनात्मक होता है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूर्णन गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, और इसे हम nवां कक्ष कह सकते हैं। तो ये nवां कक्ष कह दीजिए इसको। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो nth ऑर्बिट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस कक्ष में आपका इलेक्ट्रॉन लगातार घूर्णन कर रहा है, और वो हो सकता है कि घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन कर रहा हो या विपरीत दिशा में, उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश की बात करेंगे तो इस पर आवेश E है। प्रकार कितना है इसका? ऋणात्मक। और आप कहेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना है? M है आपके पास में। और इस कक्ष की त्रिज्या कितनी है? इस कक्ष की त्रिज्या R है, और इसका वेग जिसे कह सकते हैं v है, ठीक है। इसे आप इसका कहें तो चाल भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सदिश नहीं लगाया है। पर आप ये समझ सकते हैं कि v गति से ये -e आवेश का एक इलेक्ट्रॉन, जिसका द्रव्यमान m है, लगातार गति कर रहा है। और जब ये गति करता है तो आप देखते हैं ये वृत्तीय गति है, ठीक है। ये निश्चित आवर्तकाल के साथ होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास में v निश्चित है, स्थिर है। इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की चाल परिवर्ती नहीं है, स्थिर है। चाल की बात कर रहा हूं, वेग तो बदलेगा ही, वेग तो सदैव परिवर्ती रहेगा। आप कारण समझते हैं उसका। क्यों? क्योंकि मेरी जो गति है वो सरल रेखीय पथ पर नहीं है, वक्रीय पथ पर है, और यहां वक्र वृत्त के स्वरूप में है। तो वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन होगा, और यदि दिशा परिवर्तित हुई तो वेग परिवर्तित होगा, भले चाल स्थिर हो। तो मैंने कहा यहां चाल v स्थिर है। और यहां यदि आप कहेंगे कि आवर्तकाल कितना है, तो आप कह सकते हैं आवर्तकाल कैपिटल T है। और ये आवृत्ति, जिस आवृत्ति से ये घूर्णन कर रहा है, ये आवृत्ति कितनी है, तो आप कह सकते हैं f है। और आप अच्छी तरह से समझते हैं कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा। तो आवर्तकाल का सूत्र होगा T = 2 पाई R अपॉन V, और आवृत्ति f जो है निश्चित तौर पर 1/T, जिसे आप उठा के V अपॉन 2 पाई R लिखेंगे। ये तो प्राथमिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये धारा विद्युती का भी प्रश्न है, और धारा विद्युतिकी का ये जबरदस्त प्रश्न है कि आपका जो घूर्णन करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसके स्वरूप में एक प्रभावी धारा है, और वो प्रभावी धारा कितनी है, तो आप कहेंगे वो प्रभावी धारा निश्चित तौर पर F × Q के तुल्य होती है। F घूर्णन आवृत्ति है, समझिएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई बच्चे इतने बढ़िया होते हैं, इतनी जबरदस्त चीजों पर कार्य करते हैं। विद्यार्थी कहता है सर आवृत्ति की
जो मात्रक एसआई पद्धति में वो 1/सेकंड है, बिल्कुल है। और आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलम है। तो आप देखेंगे तो दाईं तरफ जो मात्रक है वो कूलम प्रति सेकंड हो जाता है, और यही आपके आवेश प्रवाह की दर है, इसी को आप एम्पियर कहते हैं। तो विद्यार्थी ने बहुत तेजी से ये पता कर लिया कि ये सूत्र विमीय रूप से सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, मजा आ गया इस चीज से। तो आपने कहा कि ये आपकी प्रभावी धारा है। ये प्रभावी धारा क्यों है, क्यों है, क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इलेक्ट्रॉन आवेश है, आवेश की गति के कारण धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े। अब मेरे लिए कुल मिला के ये आपका घूर्णन करता हुआ इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली हो गया। घूर्णन करता हुआ इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली हो गया। तो आप कहेंगे इसका चुंबकीय आघूर्ण, और इस पर 12वीं बोर्ड में कई प्रश्न आते हैं, कई। इसलिए आप 12वीं बोर्ड की तो तैयारी कर ही रहे हैं। और इस समय चुंबकीय आघूर्ण को हमने किससे प्रदर्शित किया, तो यहां से चलिए, और मैंने उसको लिखा म्यू, सबस्क्रिप्ट लिखा एल। अभी मैं सदिश का उपयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र आप कह सकते हैं कि धारावाही कुंडली के लिए N × I × A होता है। यहां एक कुंडली का क्षेत्रफल है, I धारा है, और N फेरों की संख्या है। इस सूत्र पर आधारित 12वीं बोर्ड में कई प्रश्न आते हैं, कई। तो आपने कहा N फेरों की संख्या, I धारा और A कुंडली का क्षेत्रफल। यहां फेरों की संख्या तो है ही नहीं, तो मैंने उसको हटा के कहा आपके लिए कि निश्चित तौर पर N 1 है। तो अब आपका सूत्र बन गया I × A। समझ गए आप मेरी बात को? और आपने मुझे कहा I कितना होना चाहिए, तो आपने कहा ये होना चाहिए F × Q × A। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हो गया। और हम कहां घूम रहे हैं, हम nवें कक्ष में वृत्ताकार गति कर रहे हैं। ये सब महत्वपूर्ण राशियां थी, आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। और मुझे पता है आवर्तकाल T है, nवां कक्ष है, ये मैं सब चीजें आपको बता चुका हूं। तो कुल मिला के आपने मुझे कहा कि इस समय जो चुंबकीय आघूर्ण है ये nवां कक्ष है। तो आपने कहा चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है म्यू एल, वो कितना होना चाहिए, F × Q × A। क्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, अभी उसका मान रखेंगे, हम रखना ही पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आपने कहा F का मान, अरे अभी भी लिखा था T = 2πr/v, तो F की जगह लिख दिया v/2πr। आवेश Q रखिए, और इस कुंडली का, वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, मैंने कहा ना आपको अभी यार कि आपका घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के तुल्य है। वृत्ताकार कुंडली के प्रश्न लगातार आते हैं, और वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, πr²। बस मजा ही आ गया। तो विद्यार्थी कहता है पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा। तो आप मुझे इस समय ये कह सकते हैं कुल मिला के मेरे पास, यहां देखेंगे तो 2 रहेगा, ठीक है, ऊपर QVR हो जाएगा, तो इसको मैंने QVR लिखा, नीचे 2 लिखा। थोड़ा सा जिसे स्मार्ट वर्क कहते हैं वो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो मैंने कहा आवेश तो Q, और नीचे मैंने हर में m से गुणा किया, तो अंश में भी m से गुणा करना पड़ेगा, और अंश को भी m से गुणा किया, तो ये राशि MVR हो गई। आपको समझ नहीं आया हो तो m से m को काट दीजिए। जैसे ही आप m से m को काटेंगे आप मुझे जवाब देंगे, वही आ गया QVR/2। हाँ यार, ये आवाज मुझे पसंद है, ये आवाज मुझे बेहद पसंद है। आप मुझे कहेंगे ये MVR तो क्या है, ये MVR तो आपके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, और किसके तुल्य होता है, NH/2π के। तो विद्यार्थी ने मुझे कहा इसे Q की जगह Q/2m, और यहाँ क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा L। तो कुल मिला के मेरे पास संबंध क्या आता है, इसे मैं महत्वपूर्ण राशियां आपको बता चुका हूं। इसको अलग रंग से लिखा था, ये राशियां अलग रंग से लिखी हैं, उसका मैं अभी आपको कारण समझा दूंगा। तो इस जगह पर इसको मिटा लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अरे कोणीय संवेग को मैंने अलग रंग से इसलिए लिखा कि आप बहाना ना बनाएं, मेरी 11वीं कमजोर है।
पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना ही पड़ेगा, यही सत्य है, यही सत्य है। इसलिए तैयार होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो विद्यार्थी अब मुझे कहता है बहुत तसल्ली से और बहुत आसानी से, ठीक है, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण, ये हो गया आपके पास में Q/2m, Q इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये हो गया आपके पास में घूर्णन करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो ये तो मुझे पता लग गया, या तो उत्तर मेरा ये है या ये है। इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना पड़ेगा और आप कहेंगे वो किसके तुल्य आएगा, -e/2m, और दोनों ही राशियां सदिश हैं, इसलिए μl वेक्टर हो गया और ये आपके पास में l वेक्टर हो गया। और आप मुझे क्या बैठे, क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक, ये उत्तर ठीक है। आप कहेंगे प्रथम विकल्प को टिक कर दीजिए सर और 4 अंक दे दीजिए, मुझे पूरे 4 चाहिए हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य निश्चित है। पहले मुझे बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, कहाँ, जेईई मेन में, और कौन से, जनवरी सेशन में। मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ हूं भाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां दूंगा, अप्रैल में भी करूंगा, और फिर मुझे जाना तो आईआईटी में ही है। समझ गए आप मेरी बात को। अब इस प्रश्न को पहले समझने की कोशिश आप कीजिए कि ये क्या क्या करता है। आप आज हमने कोणीय संवेग पढ़ा, आज हमने पूरा परमाणु संरचना पढ़ा, तो अब आप इस प्रश्न के पश्चात सीधे सीधे संपूर्ण परमाणु संरचना का अध्ययन कीजिए। ये भौतिक विज्ञान में भी मदद करेगा और रसायन में भी करेगा, दोनों जगह पर है ये विषय आपके पास। पढ़िए त्रिज्या कितनी है, पढ़िए किस वेग से आपका इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है, nवें कक्ष की त्रिज्या का सूत्र क्या है, वहां संवेग कितना है, कोणीय संवेग कितना है, वहां से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़िए, ऊर्जा चित्र बनाइए, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, सारी श्रेणियां पढ़िए, ठीक है। कहाँ कौन सी श्रेणी है, कहाँ पराबैंगनी में आपको मिलती है कौन सी श्रेणी, कहाँ आपको दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी मिलती है, ये सब मेज कुर्सी में बैठ जाइए, आधे घंटे में सब समाप्त हो जाता है। मुश्किल से समय ही समय है, कार्य करने वाले के पास समय ही समय है। तो परमाणु संरचना पूर्ण कीजिए। फिर आपका धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहां हमने फिर पढ़ा कि ये क्या है भाई, आपका घूर्णन करता हुआ इलेक्ट्रॉन वस्तुतः क्या है, एक कुंडली है। कौन सी, वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है धारावाही, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण पढ़ लिया, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण पढ़ने के बाद में मात्रक और विमाओं पर विद्यार्थियों एक प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है, मैंने जो सूत्र बताया था वहीं से निकाल सकते हैं आप, घबराइए मत। मैंने आपको कहा था चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, इसका सूत्र था NIA, N तो फेरों की संख्या थी ना यार, उसका तो कोई मात्रक है नहीं। आप कहेंगे धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। यह प्रश्न आपको जेईई मेन में मिल सकता है, 12वीं बोर्ड में मिल सकता है, नीट यूजी में मिलने की बहुत अधिक संभावना है। समझ गए मेरी बात को? तो आराम से आगे बढ़िए, क्या होता है, फर्क क्या पड़ रहा है, पढ़ रहे हैं। 12वीं बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तब भी भौतिकी का आएगा, कर देंगे, और यहां तो आपको मिल ही रहा है। तो एक प्रश्न था, एक प्रश्न से हमने कई सारी चीजें सीखी, और सिखाना मेरा कर्तव्य है। लगातार आता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये वह समय है जब शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध दृढ़ होते हैं। उसे महसूस होता है कहीं ना कहीं कोई मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। विद्यार्थियों, मोशन वो प्लेटफॉर्म है जो आपके भले के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जस्ट लेइंग लाइक अ रॉक, क्योंकि आप तो जानते हैं मोशन है तो भरोसा है। मिलता रहूंगा, धन्यवाद।